IBN 7 हौसला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र क्या पहुंचे, कपकपी पाकिस्तान की छूटने लगी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पाकिस्तान परेशान नजर आने लगा है। कश्मीर के यहां पर अगर हम बात करें सीज फायर उल्लंघन के बढ़ते मामले इसकी झलक को पेश करते हैं। हद तो तब हो गई जब दिवाली के दिन पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो गया और इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं। दिवाली के पाक मौके पर जब सियाचिन में थे प्रधानमंत्री, तब रची जा रही थी सरहद पार एक नापाक साजिश। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में जिस वक्त नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे थे जवानों का हौसला, 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जिस वक्त पीएम कर रहे थे जाबाज लड़ाकों के साहस की प्रशंसा, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी संसद में उगला जा रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ जहर। असल में पाकिस्तानी संसद में गुरुवार को भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के मुताबिक सीमा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से भारत जिम्मेदार है। भारत की तरफ से हुई गोलाबारी में पाकिस्तान के 13 नागरिक मारे गए। निंदा प्रस्ताव में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया गया और कहा गया कि भारत पाकिस्तान से परमाणु शक्ति संपन्न देश की तरह व्यवहार करे। भारत को पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का फायदा उठाने से बाज आने की भी नसीहत दी गई। भारत बराबर शांति में विश्वास करने वाला देश है और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों में भी जो फायरिंग हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, भारत की तरफ से नहीं हुआ है। माने दीपावली जो त्योहार का दिन होता है उस दिन को भी उन लोगों ने नहीं बख्शा है। पाकिस्तानी संसद से पास हुए प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व समुदाय से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया गया, लेकिन भारत पाकिस्तान की ऐसी हरकतों से खुश नहीं। जानकारों की माने तो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित तमाम मुद्दे बातचीत से ही हल हो सकते हैं और किसी तीसरे पक्ष के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं। No, this is not the first time. They must have passed at least a dozen times this resolution. Another resolution goes there and reject. Even only recently that they have appealed to the Security Council. Security Council rejected. The whole world, all the countries all over the world has accepted that this is a bilateral issue. भारत तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। दिवाली के दिन जब भारत को रोशनी से नहलाने की तैयारी की जा रही थी, आतिशबाजी और पटाखों से आसमान जगमगा रहा था। प्रधानमंत्री सियाचिन में फौजियों की हौसला अफजाई कर रहे थे और बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। पाकिस्तानी संसद की हलचल के अलावा सीमा से भी गोलाबारी की जा रही थी। इसे पाकिस्तान की बेचैनी से ज्यादा कहा भी जाए तो क्या। पाकिस्तान को कारण है ये कहने का, क्योंकि अब जो चीज बदल रही है हिंदुस्तान में वो बदलता देख नहीं सकता। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को अब इस मुद्दे से आगे बढ़कर अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, इससे उसका ही भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हाँ, तो जो चीजें बदल रही है भारत में वो उसको बदलते देख नहीं पा रहा है। इसे तो यही कहा जाएगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरह की हरकत जो है वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। बहरहाल इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, साथ ही साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चीफ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल PN हून साहब, गुड़गांव से हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तान से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य शेख रोहेल असगर साहब। हालांकि वो अभी तक जुड़े नहीं है। मैं चाह रही थी कि सबसे पहले मैं उन्हीं से इस पर बात करूं, लेकिन हम इस वक्त सीधा रुख करना चाहेंगे बीजेपी की ओर से जो हमारे साथ स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी, पाकिस्तान की ओर से जो एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, क्या लगता है कि भारत को भी इसके बदले में कोई अब रेजोल्यूशन यहां पर लाने की जरूरत है? देखिए, निंदनीय लोग जब दूसरों की निंदा करे तो उसे निंदा नहीं डर समझना चाहिए।
पाकिस्तान आज पूरे विश्व में निंदा का पात्र बना हुआ है। हमने हाल फिलहाल में देखा कि एक बार नहीं बल्कि दो बार वो यूनाइटेड नेशन की ओर भागे, मगर वहां से भी उन्हें स्नब कर दिया गया, उन्हें भगा दिया गया। पूरे विश्व में आज पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया गया है, पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। ऐसे में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करने के लिए अपने ही घर में एक निंदा प्रस्ताव पारित कर रहा है पाकिस्तान। ये घर घर का खेल पाकिस्तान में चल रहा है। इससे भारत को ज्यादा चिंता करने की या भारत को रिटेलिएट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भारत को जहां रिटेलिएट करना चाहिए वहां पुरजोर तरीके से भारत रिटेलिएट कर रहा है, अर्थात बॉर्डर पे। जिस प्रकार का सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया और उसके जवाब में जैसा जवाब हिंदुस्तान ने दिया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान तिलमिलाहट में इस प्रकार के कदम उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनको आज उन्हीं के डोमेस्टिक ऑडियंस क्वेश्चन कर रही है। वो लोग पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। जब हिंदुस्तान इस प्रकार से जवाब दे रही है तो पाकिस्तान की सरकार बौनी नजर आ रही है। वैसे में अपने साख को बड़ा करने के ख्वाब को लेकर अपने ही पार्लियामेंट में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल खेल रही है पाकिस्तान। बिल्कुल। हूर साहब, रणक्षेत्र तो हमारे प्रधानमंत्री गए, लेकिन लग रहा है कभी अब पाकिस्तान की उधर छूटती हुई नजर आ रही है। क्या आप इस पर कहेंगे, डर गया है क्या पाक? जिस तरह से संबित पात्रा साहब यहां पर कह रहे थे, मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए यही कारण है कि इस तरह का कदम उठाया उसने। डर नहीं गए, मेरा तो ख्याल है हिल गए हैं। पहली बात तो मैं बताऊं कि हम फायर नहीं करते। ये हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी बोल दिया है और प्रधानमंत्री बिल्कुल क्लियर है। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नवाज शरीफ होता कौन है? वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि एक तरफ इमरान है, दूसरी तरफ जरदारी है, वो तो लड़ रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये किसी तरह निकल जाए। ये निकल नहीं सकते, ये ज्यादा फंसेंगे। आप देखिए क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन में इन्होंने कोशिश किया। इनको मालूम नहीं है कि यूनाइटेड नेशन को हम मानते नहीं है, तो क्यों गए ये यूनाइटेड नेशन? हम नहीं मानेंगे और ये 1000 दफा जाए हम नहीं मानेंगे ये बात। दूसरी बात, ये फायर करते हैं और हमारे जवान मारे जाते हैं तो हम चुप करके बैठे। जहां जरूरत थी वहां गवर्नमेंट ने हुक्म दिया, मोदी जी ने हुक्म दिया और हमारे जवान बिल्कुल वहीं गए। उसका भी इल्जाम इन्होंने लगाया कि हमने पहले किया फायरिंग। अरे हमने क्या फायरिंग किया है? अभी तो हमने शुरू ही नहीं की खेल। आप क्या सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान है क्या? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि उधर मुशर्रफ साहब वो भी कराची पहुंच गए, मैंने सुना है। तो इधर तो पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल है। लास्ट तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, एक तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जो सियाचिन में गए हैं, एक ऐसी उम्दा कभी हम फौज में नहीं सुन सकते कि एक प्रधानमंत्री सियाचिन के ऊपर गए हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि गए हैं। और सियाचिन मैं कहना नहीं चाहता, पर मैं था कमांडर 13 अप्रैल 1984 में जब हमने सियाचिन लिया है। अब मोदी जी सीधा चले गए हो उधर। तो हम एक महीना 2 महीने तो हम हमारे ट्रूप्स जो हैं वो एक्लेमेटाइज करने पड़ते हैं। तो इन्होंने एक्लेमेटाइज भी नहीं किया, ये बिल्कुल चले गए। अब देखिए क्या हुआ है। जो हिंदुस्तान की फौज है जिसका कि प्रधानमंत्री सबसे ऊंची चोटी 30- टेम्परेचर 20,000 फुट 18,000 फुट पे जाके दिवाली वाले दिन हमारे जवानों के पास हो, क्या समझते हैं आप? बोलिए मोदी जी, क्या करना है? हिंदुस्तान पूरा आपके पीछे है। बिल्कुल। मैं चाह रही थी कि नेशनल असेंबली के सदस्य शेख रोहिल असगर भी हमारे साथ, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ने वाले थे, अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। बहरहाल उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे जब वो जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इस वक्त मैं सीधे रुख करना चाहूंगी सतबीर सिंह जी का। सतबीर जी, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि पाक की जो अंदरूनी हालत है उससे भी बखूबी वाकिफ है भारत, और यही कारण है इसीलिए वो जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहा है। मतलब भारत को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है इस चीज के लिए। देखिए, ये जो पाकिस्तान ने अभी असेंबली में ऐसा एक प्रस्ताव पास किया है, इंडिया के एक ओल्ड सोल्जर होने के नाते और एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि उसके देश के अंदर हमारे कुछ प्रवक्ता ने बिल्कुल सही बताया, बौखला गए हैं।
उनको इतना रिएक्शन, और ऐसा कहा जाए कि फौज को दस्तूर के मुताबिक जो एक्शन किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर पाकिस्तान हरकतें करता रहेगा, फायरिंग करेगा पहले, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये इनको अभी पता लग गया है। तो अभी पाकिस्तान में एक देश चलाने के लिए अपना 3 लोग काम करते हैं। एक तो है मिलिट्री, और दूसरा है मुल्ला, और तीसरा है द मलिक्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। तो ये तीनों का एक दूसरे के साथ जो भी कार्रवाई कर कर लोगों को बहकला रहे हैं, लोगों के अंदर ऐसी, भाई हमने असेंबली में पास कर दिया जैसे कि वो अभी फौजें उनकी हिंदुस्तान की तरफ आ जाएंगी। उनको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले तो न्यूक्लियर का कोई भी हमारे ऊपर थ्रेट जो ये देते हैं, इनको ये पता होना चाहिए। हमारे एक चीफ ने कहा था कि अगर कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी रखेगा तो पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। वो दुरुस्त बात है। पहले तो ये न्यूक्लियर का जो भी बात करता है बिल्कुल मत करे। और दूसरा, पहले जो वो हमारे साथ ऐसे फायरिंग शुरू कर देता था, अभी सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है जिसके साथ हम सब हैं। एक फौजी होने के नाते मैं कहूंगा शेर के बच्चे की तरह हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन शुरू किया है। तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो पाकिस्तान की अंदरूनी अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने के लिए पास किया है तो वो अपने लोगों को गलत बहका रहे हैं। हम पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि उनकी सरकार अगर ऐसी कोई भी हरकत करेगी तो पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा होगा। तो ये जो उन्होंने पास किया है वो हमने उनको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने भी पूरा कश्मीर जो हमारा है इसका भी उन्होंने प्रस्ताव बहुत साल पहले पास किया हुआ है। हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी हमारे पूरे कश्मीर के अंदर ना हो। अगर ये मौका आया तो वो भी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को ये जो छोटे छोटे ऐसे प्रस्ताव पास करते हैं, हिंदुस्तान के लिए कोई चीज नहीं है। ये हिंदुस्तान के लिए ये कोई चीज नहीं है। और इसी पर अब जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर शेख रोहेल असगर साहब। रोहेल साहब, क्या है ये, क्या हो रहा है? कल हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं सियाचिन, आज आप की अगर बात करूं तो आप असेंबली में वहां पर पास कर देते हैं निंदा प्रस्ताव, भारत को ही सारी चीज के लिए आप जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मतलब क्या है ये? तो वो है कि करे कोई भरे कोई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपके एहसानमंद हूँ कि अच्छा एक बात मैं जरा शुरू में अर्ज कर दूं कि आपको चाहिए वैसे कि इस किस्म की डिबेट्स जो है ना जरूर करवाया करें, ताकि आपके यहाँ भी या हमारे यहाँ भी ये पता चल जाए कि हम लोग सिर्फ जंग ही नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और जो इश्यूज है उसको बैठ के मेज पे बैठ के क्यों ऐसा होता है? क्यों बार बार सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता है? देखिए मैं आपको एक जनरल सी फिनोमेना बताता हूँ। कभी कभार जब कहीं 2 फरीकैन में या 2 भाइयों में या 2 अजीजों में कोई इख्तलाफ होता है तो तीसरी पार्टी बैठ के उसको हल करती है और उसको आप ये कह लीजिए मसालती काउंसिल कह लीजिए, जिरगा कह लीजिए, अब आर्बिट्रेटर कह लीजिए, जब आप बैठ के वो बात कर लेते हैं तो उसको आप हल करवा लेते हैं। अच्छा, मैं अभी जो साहब थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। मैं उससे अर्ज करूंगा, बड़ी दस्ताना अर्ज करूंगा कि बात यह है कि आप अपने अल्फाज इस्तेमाल जरूर कीजिए, आप अपने जज्बात का भी इजहार कीजिए, लेकिन ऐसी अल्फाज से मुझे भी और आपको भी ग्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब आप नुकसान की बात करते हैं तो भैया लड़ाई में तो दोनों तरीके का नुकसान होगा, किसी का कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा, और दोनों अफ्रीकन जो है इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी हद में रहें, हम अपनी हद में रहते हैं, आप जिए, हमें भी आप जीने दें और लोगों को जीने का हक दें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है आपकी तरफ से। अगर मुशर्रफ साहब की बात कर लें तो वो उकसाने वाले बयान इस तरह से दे रखे हैं। बिलावल भुट्टो की अगर बात कर लें तो वो भारत को पूरी... अब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मुशर्रफ साहब का इस सियासत में और आर्मी में कोई हिस्सा नहीं है। अब अगर वो कहते हैं, कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं या बिलावल भुट्टो भी उन्हीं की राह पर नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं।
देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हर किसी के अपने जज्बात हैं। कोई आपके जज्बात भी वहाँ के लोगों के कोई ऐसे को ठंडे नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि जिससे ये साबित किया जा सके कि नहीं हम लोग आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, हमें जंग नहीं चाहिए भाई, हम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि दोनों, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, दोनों वाले, ये एक फैक्ट है, इट्स नॉट ए हिडन सीक्रेट नो, इट्स ए फैक्ट। ये एक हकीकत है कि दोनों ममालिक, अब वो ट्रेडिशनल वॉर तो नहीं रहेगी ना अब दुनिया में, और दोनों बदकिस्मती से दोनों ही ममालिक जो है न्यूक्लियर आर्मेंट्स रखते हैं। तो इसलिए आग लगाने की बजाय आपको मसले का हल सोचना चाहिए। जैसे मैं आपको अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा हल दिया कि आप ऐसे कीजिए, कोई इंडिपेंडेंट मुबस्सर मंगवा लीजिए और वो चेक कर ले और दिखा दे। अगर हम गलती में, हमारी गलती हम तस्लीम करेंगे, अगर आप गलती में तो आप गलती तस्लीम करके उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। तो मेरे ख्याल में ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बुला लीजिए और किस बच्चे ने ज्यादा शैतानी की है या किसका कसूर है आप उसको सजा दे दीजिए। ये कोई क्लासरूम तो नहीं चल रहा है? नहीं ये बात नहीं है। जब आप के पास जाते हैं वो आपको दुत्कार देता है। जहाँ भी आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है किसी इंडिपेंडेंट मुबस्सर को तो चाहिए। मिसाइलें आपकी अपनी भी है क्या यही कारण है कि उन मसाइलों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें हो रही है, कोशिशें हो रही है? अब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इससे ज्यादा जेस्चर क्या था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इन्विटेशन पे वहां पे उनके तकरीब में शामिल हुए। हालांकि यहाँ पे बड़ी लहदें हुई, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े इमोशनल हैं, जो बड़े जज्बाती हैं, उन्होंने किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इन्विटेशन का जवाब ये दिया कि वो खुद गए वहां पे। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाती है? इससे हम अंदाजा ये लगाना चाहती है आपको कि हम आपस में प्यार से रहना चाहते हैं। अब क्या हुआ, LOC पे क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मामले को आप अपने यहाँ इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं और ये सिंपल सा कह सकते हैं। बने रहिए फोन लाइन पर, हमारे साथ PN हून साहब भी है, लेफ्टिनेंट जनरल, वो आपसे सीधी यहाँ पर बात कर रहे हैं। हून साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? रोहित। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने फरमाया है मुझे बहुत खुशी हुई। ये कह रहे हैं कि हम भाई भाई बन के रहना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। इन्होंने फिर न्यूक्लियर, क्योंकि हम न्यूक्लियर हैं, मुझे इनका नाम नहीं आता, लेकिन साहब आप ये याद रखो कि न्यूक्लियर फ्यूक्लियर कुछ नहीं है। आजकल मैं आपको बताता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट अवे बोला है कि अगली लड़ाई जो है वो नॉर्मल लड़ाई नहीं होगी। न्यूक्लियर छोड़िए आप, ये इनविजिबल लड़ाई है, इट इज एन इनविजिबल फाइट। और वो इनविजिबल में कौन आता है? वो पूरा ISIS आता है। और वो जो ISIS इन्होंने बना रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं इसको बनने का, ये पाकिस्तान को भी खत्म करेगा और हमें भी खत्म करेगा। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ISIS की बात चल रही है, ये ऑलरेडी हर एक जगह पहुंच गए हैं। बेज़दारी हो कोई हो, ये पहुंच गए हैं। इनका क्या है? इनका इस्लामिक सीरिया, इस्लामिकाइजेशन, हम नहीं कहते कि ना हो। आप अगर इस्लाम के पीछे हैं, हमें खुशी है, इस्लाम भी कोई अच्छा करता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने साफ बताया है कि देखिए ये जो इस्लामिक थिंग ISIS है, ये ऑलरेडी आ गई है। लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूं इनको कि देखिए हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में 20 लाख मुसलमान हैं और वो नॉट 20 लाख, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आप क्या समझते हैं? हमारे पास 40 करोड़ है और आपके जो हैं, आप अपने जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, वो गलत चीजें आप सिखा रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि बच्चों को भी, जिसका मजहब है वो जरूर अपने मजहब को फॉलो करे। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं रोहिल मैं मुझे खुशी है गवर्नर साहब की बातें सुन के, कुछ बातें बड़ी मोहब्बत से और बड़े धीमे लहजे में कर रहे हैं और यही बातें चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको लंबा कीजिए, इस डिबेट को आप करिए। और ऐसे लोग जो लोग बात करना चाहते हैं, हकायक की बात करना चाहते हैं। अब मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता जो ये ISI की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं, बुनियादी नुक्ते
इस्लाम का ये है कि कहीं इस्लाम हमें ये तालीम नहीं देता कि आप जबरदस्ती, जोर और जबरदस्ती से किसी को इस्लाम कबूल करने का मजबूर करें। ये मैं आपको बुनियादी नुक्ता आपको बता रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके यहाँ 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबाद है, हमें उनको भी देखना है। मुझे सिर्फ अपने यहाँ के मुसलमानों को नहीं देखना, मुझे अपने यहाँ के हिंदू बरादरी को देखना है, मुझे अपने यहाँ के सिख बरादरी को देखना है, मुझे अपने यहाँ की क्रिश्चियन बरादरी को देखना है। आपको भी ऐसे ही करना है। आप अपने मुल्क के सबसे बड़े हैं, आप बाप हैं, आपने अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, मुझे अपने बच्चों का ख्याल करना है। और जो वहाँ पे है वो भी मेरे बच्चे हैं। इंसानियत, इस्लाम हमें इंसानियत का दर्ज देता है। इंसानियत का दर्श ये है कि आप इंसानियों की कदर करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ना हो, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये आप, मैं यही कहता हूँ, यहाँ पे एक मजबूरी ये है, बदकिस्मती ये है कि जो रिलीजियस फैनेटिक्स है वो आपके यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है। मैं भी उनको यही दर्श देता हूँ कि आप मोहब्बत से, अमन से, प्यार से बात कीजिए। यही बात मैं ये कर रहा था यहाँ पे। चलिए रोहिल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान और भी बने हुए हैं। पात्रा साहब भी आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, हम ब्रेक के बाद उनका भी रुख करेंगे। और साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, जिसमें हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ है, जिसको लेकर किसी को हैरानी नहीं हुई। भारत की तरफ से इस मुद्दे को उल्टा चोर कोतवाल डांटे जैसा माना गया। पाकिस्तान की हरकत पर भारत के सियासी गलियारों में क्या रही प्रतिक्रियाएं और जानकार इसको किस नजर से देखते हैं, पहले एक ये रिपोर्ट देखिए। खुशियों की रोशनी से जगमग था हिंदुस्तान। सरहद के इस पार जल रहे थे पटाखे और आतिशबाजियों से रोशन था आसमान। तो दूसरी तरफ पड़ोसी की खुशी से जल रहा था पाकिस्तान। सरहद से दागे जा रहे थे गोला बारूद और वहां की संसद में पास हो रहा था निंदा प्रस्ताव, भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। भारत के नेताओं और जानकारों को पाकिस्तान का ये रुख रास नहीं आया है। यही वजह है कि भारत के हर सियासी तबके ने इस निंदा प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। अब इस रेजोल्यूशन में तो कोई अर्थ नहीं है और वो संयुक्त राष्ट्र को जाना चाहते हैं तो चले जाएं और वहां से उनको धक्का ही मिलने वाला है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। एक जो बड़ा पर्व इस देश का होता है, उस अवसर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। परस्पर बातचीत के द्वारा यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये ज्यादती है और हठधर्मी है कि वो हम पर एक दबाव डालने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। भारत के साथ किसी भी तरह के विवाद में पाकिस्तान की तरफ से राग कश्मीर नया नहीं। भारतीय सियासतदान और जानकारों ने एक बार फिर पाकिस्तान की बयानबाजी और प्रस्ताव को खारिज किया है। पाकिस्तान की ये बेजा हरकत है, लेकिन इस तरह की हरकत वो पहले भी करते रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो वो सीजफायर वायलेशन आज से नहीं 20 साल से कर रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से हो रहा है। फिर उसके बाद इंडिया को ब्लेम करना, मुझे ऐसा लगता है कि वो बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर बनाने के संकेत दिए, लेकिन तब से अब तक पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर न हो पाए। सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी का भारत ने अब उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद अपनी अंदरूनी कलह से निपटने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी, भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश और संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ भाषणबाजी, हर कोई समझ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं सीधा रुख करना चाहूंगी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी का। प्रियंका जी, सॉरी थोड़ा सा लेट आपके पास हम आ रहे हैं, आपको उतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन जानना चाहेंगे कि आप इसको किस तरह से देखती हैं, इस कदम को। जैसे हुन साहब ने कहा कि हिल गया है पाकिस्तान, इसलिए ऐसे कदम उठा रहा है।
मैं सबसे पहले हून साहब से कहना चाहूंगी कि वो कह रहे थे सबसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी सियाचिन जाने में। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गए थे सियाचिन में। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है हमारे पॉलिटिक्स से, हून साहब प्लीज, हून साहब मैंने बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, बिल्कुल गए थे 2005 में। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, और ये मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन नहीं, मैं उससे ऊपर हटकर कहना चाहूंगी क्योंकि हम सब भारतीय हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास किया है, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने इसको एक मुद्दा बनाया हो, ना ही ये आखिरी बार होगा। पर अब इंडिया को डिसाइड करना है कि हमारा विजन क्या पाकिस्तान ही बना रहेगा कि अब हमें पाकिस्तान के बियॉन्ड देखना है। हम अगर बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, हमें अमेरिका, चाइना और ज़्यादा प्रोग्रेसिव नेशंस की तरफ देखना चाहिए। वो एक फेल्ड नेशन है, पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। उनको कश्मीर के सिवा पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए और कोई मुद्दा नहीं दिखता, और जब भी वहाँ पे इंटरनली प्रॉब्लम्स चालू होती हैं तो वो इंडिया पे अटैक करना चालू कर देते हैं पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने को। नवाज शरीफ हुए, परवेज मुशर्रफ हुए, या कोई भी, इनकी हिस्ट्री गवाह है कि किस तरीके से उन्हें इंडिया में सीज फायर वायलेशंस किए जब इंटरनली उनको प्रॉब्लम सामने दिखी हैं, और हर बार उनको जवाब मिला है। तो अब हमें ये है कि हमें अब अपना विजन थोड़ा चेंज करना होगा। हमने जवाब उनको दिया है और हम देते रहेंगे। अब विजन चेंज करके हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखना है, ना कि पाकिस्तान में अपना टाइम ज़ाया करना है या पाकिस्तान के बारे में डिबेट कर करके या उनको इंपॉर्टेंस देकर कि इंटरनली वो क्या रेजोल्यूशंस पास करें इंडिया को लेकर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको धुतकारा है, एक बार नहीं 2 बार, और बार बार धुतकारेगी। और हमें अपना विजन अब थोड़ा पाकिस्तान की ओर से हटाकर दूसरी देशों की तरफ करना जरूरी है। रोहेल असगर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम दोस्ताना रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिवाली पर आपकी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है, बार बार होता है। ईद की बात, एक मिनट, ईद की बात करें तो ईद पर भी आप वहां पर ईद से एक दिन पहले आप गोलीबारी करते हैं। जहां तक बात हम यहां पर ये करें कि ठीक है, आपकी तो ओर से आता है एक डेलीगेशन, जब आपको मना यहां पर किया जाता है कि आप मत मिलिए हुर्रियत से, आप अलगाववादियों से बातचीत ना करिए, तो भी आप उसका विरोध करते हैं। मतलब ये क्या है, ये सारी चीजें? मैं आपको गुजारिश करूं, ये तो आप तस्वीर का एक दिखा रही है ना। अब आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, वो अब इसको इस तरह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? वहाँ हम बैठ के ये तो नहीं कह सकते, रियलिटी ये नहीं है। जिसको आप इशू बना रही हैं वो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन ये है कि जो LOC पर जो वाकयात हुए हैं, ये असेंबली उस चीज की मजम्मत करती है। अब मैंने उसका पहले भी अर्ज किया था, इसके 2 ख्याल है। या तो आपके दरमियान अगर कोई मसला है तो आप मिल बैठ के आप बात कर लीजिए, सेक्रेटरी खारजा की जगह बैठ के ऐसी सूरत हाल में कैसे बैठकर बातचीत संभव है? रोहित साहब, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप देखें ना, आप तस्वीर का एक रुख दिखा रही हैं। आप सारा ये कह रही है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, आगे पाकिस्तान ये कहता है कि हम इसको नहीं कर सकते। हम तो आपसे एक ऐसा रिश्ता, आप देख लीजिए, जरा तारीख उठा के देख लीजिए, जब जब जमहूरी हुकूमतें आई हैं, हमने आपके साथ दोस्ताना तल्लुकात करने की कोशिश किया। लास्ट हुकूमत ने भी किया, इस हुकूमत ने भी किया, आपको मोस्ट फेवरेट कंट्री करार देने की कोशिश की गई। तो फिर इसको आप कहाँ, इसको किस जगह पे आप ब्रैकेट करेंगे? आप जवाब देना चाहेंगे वो तो आप नहीं दिखला सकती। अब जहां तक कश्मीर की बात है, तो कश्मीर के रहने वाले अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। आप तो उनसे बात कीजिए, वो आपके यहाँ रहते हैं ना, आप उनसे बात कीजिए। क्या रिजर्वेशन है उनकी? आप तो उनको देखेंगे ना, मैं तो नहीं देखूंगा। मैं तो सर वसीयत इंसानियत, मैं उनकी एक जरूर बात, जो उनकी तकलीफ है उसका मैं यादा जरूर करने की कोशिश करूंगा। उसकी बात आपसे जरूर करूंगा कि ये उनकी तकलीफ है और जायज तकलीफ है, आप उनसे सुन लीजिए, आप देख लीजिए क्या मसला मसाइल है। बिल्कुल रोहित साहब, आप बने रहिए, सतबीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आपकी बात का बहुत बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सतबीर जी, आप कहना चाह रहे थे कुछ? हाँ रोहिल जी, आप अगर शांति के पूर्वक बात करना चाहते हैं जरूर करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि जब बम चल रहे हैं, आवाजें गोलियों की आ रही है, उसमें बातचीत नहीं हो सकती। अगर आप शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो मेहरबानी करके बड़े आराम से बात आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनो। जस्ट लिसन टू मी, आप सुनिए पहले मेरी बात, आप मेरे को बात खत्म करने दीजिए। आप बात खत्म करने दीजिए। तो आप सही कह रहे हैं कि पर होगी शांतिपूर्वक। यहां हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहता है कि जो आतंकवादी है, मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर के, उनसे ना मिलिए। आपके लोग उनको मिल रहे हैं आकर। माना 2 दिन पहले जबकि हमारी हमारे सेक्रेटरी की बात होनी थी, वो बात सुनिए। मासूमाना सवाल करूं, हुर्रियत पसंद जो है वो, एक मिनट सुनो पहले, मेरे को खत्म तो मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए रोहेल जी। मैं कहता हूं
हम 10 हाथ आगे बढ़ाएंगे अगर आप प्यार का 1 हाथ आगे बढ़ाओगे। लेकिन देखा गया हमेशा ही आपने हमारे अंदर मिलिटेंसी लो कॉस्ट वॉर शुरू कर दी कश्मीर के अंदर, अभी भी फायरिंग आपने पहले शुरू करी। हम तो चाहेंगे कि अमन लाओ, आपके लोगों को आगे बढ़ना है, आपके लोगों को आगे बढ़ना है, ये तो इस आपकी एरिया सोच को हो सकती है तरक्की ना। मैं करनी इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको कौन साबित करेगा। मैं कहता हूँ कि आपने की है, आप कहते हैं मैंने की है, तो आइए बैठ के बात कर लेते हैं। क्या स्टैंड रहेगा? आपकी सरकार है, आप उस वक्त भी कुछ कहना चाह रहे थे, मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आप रोहिल साहब की बात भी सुन रहे हैं? देखिए हिमानी में बहुत देर से कुछ सुन नहीं पा रहा था, अभी मैं आया हूं, मगर मैं रिएक्ट करना चाहूंगा जो रोहिल साहब के पहले जो वक्तव्य उन्होंने रखा था। अब देखिए रोहिल साहब हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, इसलिए मैं बहुत आराम से इस विषय को रखूंगा। आपने अगर ध्यान से सुना हो रोहिल साहब को, देखिए ही इज अ पॉलिश्ड मैन, बहुत पॉलिश तरीके से उन्होंने 2-3 विषय रखा, मगर पूरी तरह से ये विषय को जो रखा उसमें एक बात बार बार आया, तीसरी शक्ति, तीसरी शक्ति, तीसरी शक्ति। 5 बार उन्होंने कहा कि तीसरी शक्ति को लेके आइए। यही पॉलिसी जो है पाकिस्तान की भी है, जो वो बॉर्डर पे कर रहा है, वो पूरे कश्मीर के मसले को और बॉर्डर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने की प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि किसी भी कीमत पे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका ध्यान यहां आ जाए, और वो प्रेशर दबा रहा है कि किसी भी कीमत पे जो तीसरी शक्ति है वो हस्तक्षेप करे। इसमें हमें बहुत संजीदगी से काम लेना है, हमें रिटेलिएट करना है, बहुत जोरदार तरीके से रिटेलिएट करना है जो हम कर रहे हैं, और इनके निंदा प्रस्ताव इत्यादि को हमें किसी प्रकार से भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका ये आखिरी वेपन है कि किसी भी कीमत पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये दिखाना है कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जो है आप लोग आइए इसे सॉल्व करिए। तो इसमें हमें इसके ट्रैप में नहीं पड़ना है। रोहिल साहब, मैं अब इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। चलिए आप इसको एक लम्हे के लिए माइनस कर दीजिए। चलिए मैं आपको ये कहता हूँ, पर्सनली मैं कहता हूँ कि आइए मिलके बैठ जाते हैं, दोनों मिलके बैठ के बात कर लेते हैं, और बात भी इस तरह करते हैं कि सच को सामने रखते हैं कि देखिए अगर आप, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप गलती में हैं तो आप उसको मान लीजिए, अगर मैं गलती में तो मैं अपनी बात मान लेता हूं। तो हमें रहना तो साथ ही है बाबा, यही तो मैं कह रहा हूं कि इसलिए मैंने तीसरी शक्ति कहा था। मैं ये खुदा न खास्ता मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको लेट डाउन कर रहा हूं, या मैं आपको मेलाइन कर रहा हूं, या मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है अगर हम दोनों बैठ के इस मामले को हल नहीं कर करना सकते। चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी तो एक दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया था ना, वादा खिलाफी तो आप ही ने की। मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त आपका ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा होगा। अब चलिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा जा रहा होता, कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा। बैठकर बातचीत की बात कर रहे हैं, मैं भी सिर्फ उतनी सी ही बात कर रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो बढ़ाया था आपकी तरफ दोस्ती का हाथ, वादा खिलाफी तो आप ही की तरफ से हमने कहा था दोस्ती का हाथ खींचा था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी लहरें हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब हम गए, तो ये इसका सबूत था कि हम आपसे आराम से, इसलिए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इख्तलाफात में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके व्यूअर्स को, आपके लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जाती, ये मेरी जाती एक ओपिनियन है, मेरी जाती राय है, मेरी जाती सोच है। मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसे लोग ना पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं ना इंडिया को मजबूत देखना चाहते हैं। हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए। वो कौन सी ताकतें हैं? हो सकता है कि वो आपके दोस्तनुमा दुश्मन हो सकता है मेरे दोस्तनुमा दुश्मन हो, कि उनको ये दोनों ताकतें मजबूत नजर आना जो है उनके लिए तकलीफ का बायस है। तो मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा था कि चलिए हम बैठ जाते हैं आपस में, आप नई तीसरे शक्ल को बढ़ाना चाहते हैं, हम बैठ के आपस में तय कर लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की थी कि आज ये सेक्रेटरी खारजा की सतह पर बैठ जाते हैं और अपनी बेसिकली जो बेस है उसको बढ़ा के फिर अगर प्राइम मिनिस्टर आपस में बैठना चाहते हैं तो जरूर बैठ के बात कर ले। एक सेकंड, प्रियंका जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड, आपकी बात हमने सुनी रोहिल साहब, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। प्रियंका। नहीं रोहिल जी, आप सारी बातें जो कर रहे हैं बहुत मुद्दे वाली बात कर रहे हैं, पर 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। आप कितनी भी बार बोल लें कि तीसरी पार्टी को लेकर उसको मसला सुलझाना बनता है, हमें नहीं लगता ऐसा कोई भी मसला है जिसमें हम थर्ड पार्टी को एंटरटेन करेंगे सुलझाने के लिए। कश्मीर हमारा हिस्सा है और बना रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। दूसरी बात मैं रोहिल जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी,
एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान में अपने ही इंटरनली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड हैं, वो टेररिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप अगर अपने पार्लियामेंट का ध्यान ज्यादा अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स पे ज्यादा आकर्षित करेंगे तो शायद आप हमारे भी बेटर नेबर बन सकते हैं और हम भी एज अ नेबर आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि आपकी भी देश प्रगति करे और हमारा भी देश प्रगति करे, तो भाईचारा बन सकता है। पर अगर आप बार बार इसी मुद्दे को लेकर आएंगे तो किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती, किसी तरीके का ना ही पाकिस्तान में प्रोग्रेस होगा। इंडिया तो अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं हम लोग अपनी हैंडल कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। रोहिल साहब जवाब दें। देखिए, मैं आपको गुजारिश मोहतरमा, आपके यहाँ जो कश्मीर का मुद्दा है वो आपके अपने कश्मीर के बसने वाले लोगों का है, वो उसको उजागर करते हैं, वो उसको उठाते हैं। आज मैंने देखा है, मैं वहां पे गया तो नहीं, गिने चुने हिस्सा है, गिना चुना सेपरेटिस्ट हिस्सा है जिसको आपने पनपने दिया है, वो भी बहुत खुश हैं जिस तरीके से इंडिया ने हम प्रोग्रेस करेंगे। रोहिल जी कि ये मामला खुद नहीं उठते, ये मामला वहाँ के जो आप जब सप्रेस करते हैं तो मामला उठते हैं। और जहां तक आप हमारी पार्लियामेंट की बात कर रही हैं, हम टेररिज्म के सख्त खिलाफ हैं। पूरी पार्लियामेंट ने यूनानिमसली टेररिज्म के खिलाफ करारदाद पास की थी। आज हमारी फौज उस टेररिज्म के खिलाफ बस से बेकार है और रोहिल साहब मुझे आप 5 सेकंड दीजिए, बस से उसको उखाड़ के फेंक देंगे। हम चाहते हैं कि अगर हम टेररिज्म के खिलाफ हैं तो आपको भी टेररिज्म को डिस्करेज करना चाहिए, आपको भी ऐसे हालात पैदा करना चाहिए अब हम बोल सकते हैं क्या? मैं आखिर में एक बात सिर्फ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हम आपको दुश्मन बनवाते तो आपसे हम तजारत करते, आपके यहाँ से हम तजारत के लिए चीजें मंगवाते हैं, हम आपको फेवरेट नेशन करा देते, हम आपके साथ ऐसे रवाबत तैयार करते हैं कि जो आपके साथ होता हम आपके साथ मिलकर बैठ के अपने मामला को तय करना चाहते हैं। रोहिल जी अब दूसरों को सुन लीजिए प्लीज। देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने कहा कि कश्मीर का प्रॉब्लम आपके कश्मीर के लोगों का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें। मैं आपको यहां सिर्फ इतना ही याद दिला दूं कि कश्मीर में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उसका अर्थ है कि कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और डेमोक्रेसी से हिंदुस्तान की जो प्रणाली है उसमें मिलके पूरी तरह से इंटीग्रल पार्ट बन के चल रहे हैं। तो ये कहना कि कश्मीर के लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल बेजार है, इसमें कोई सच नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आपने बार बार कहा कि कौन सी वो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं चाहती है। मैं बताता हूं कौन सी वो ताकतें हैं। आप रिविजिट करिए हिस्ट्री को। कारगिल के पूरे मसले के पश्चात जब नवाज शरीफ, वो उस समय भी आपके मेन हेड थे, उस समय भी वो प्रीमियर थे पाकिस्तान के, तो उनको जब पूछा गया कि आखिरकार क्यों कारगिल हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं था जी। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब ने करा दिया। आप बताइए, जब आपके देश के हेड को ही पता नहीं है कि ट्रांसग्रेशन हो गया है, तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो ये सब कराती हैं? ये जो ताकतें हैं वो आपके बॉर्डर के उस पार है, वो आपकी आर्मी है, वो ISI है, तो आप उससे निपटिए। हमारे यहाँ डिसीजन एक ही पावर लेती है, वो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जमहूरियत ही डिसीजन लेती है। आपके यहाँ कंफ्यूजन है। चलिए, मैं इसका जवाब लूंगी रोहिल साहब से। रोहिल साहब आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और भी खास मेहमान यहाँ से बने हुए हैं हमारे साथ। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो हम लगातार बात कर रहे हैं आज का मुद्दा में पाकिस्तानी संसद में जो प्रस्ताव पास किया गया है, निंदा प्रस्ताव भारत के खिलाफ। बिना देर किए हुए रोहिल साहब, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो हम उसी बात का आपसे जवाब चाहेंगे जो संबित पात्रा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जो इस वक्त ब्रेक से पहले आपसे जानना चाह रहे थे। नहीं, मैं उसकी बात को मतलब समझ नहीं पाया कि वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं बात। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था मोहतरमा कि आप देखें, मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि एक इशू है, वो इशू ना तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं ना मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। अब रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, या फिर आप बैठ जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, हर सेक्टरों की सतह पे आप बात कर लीजिए, बात करके उसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो एक बात तो ये मैं आपको तय है कि आपके यहाँ के लोग अगर जज्बाती हैं, उनके एहसासात हैं, उनके जो भी उनके ख्यालात हैं, वो कहते रहेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि वो ये कहते हैं उठ के कि जी पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, या ये जो LOC पे फायरिंग की गई है हमारी आपकी फौज ने की है,
और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको हकायक को सामने रखना चाहिए। आपको अगर कोई गलतफहमी है तो उसको बैठ के तय किया जा सकता है। तो इसको तो मतलब टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं तो तुरंत आप प्लीज। देखिए राहिल साहब, अल्टीमेटली यही कंक्लूजन आपके पूरे आज स्पीच से निकला है जी, कि आपने गोल गोल करके सब कुछ छोड़ दिया है। आपने कहा बार बार कि बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे कौन बैठना नहीं चाहता है, मगर आप खड़े क्यों रहते हैं? जब हम बैठने को कहते हैं तो आप खड़े होकर सीज फायर वायलेशन शुरू कर देते हैं, तो कैसे बैठे? फिर हमें भी खड़ा होना पड़ता है। तो आपको जब बैठना हो तो बंदूक बगल में रख दीजिए और बैठ जाइए। तो बहुत सीधे भाषा में, चूंकि समय नहीं है, मैंने आदत से यही कहा है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया करना चाहेंगे हम अपने सभी मेहमानों का, लेकिन ये भी सच है कि जब फायरिंग होती है तो बयानबाजी नहीं होती है, तब उसके बाद बंदूकें ही चलती है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात यहाँ पर कह भी चुके हैं। सभी मेहमानों का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। IBN 7 पर खबरों का सफर लगातार जारी है।